हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 24 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 24 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिया है वो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि इन 24 क्वेश्चंस में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उसका आंसर आसानी से लिख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, देखिए, जो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर से है। क्वेश्चन है कि जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए किसी वस्तु को हम घर्षण द्वारा आवेशित करते हैं तो उस वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए है सदैव बढ़ जाता है, बी है सदैव घट जाता है, सी है थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा बढ़ या घट जाता है, और डी है एक जैसा बना रहता है। तो देखिए, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु का भार थोड़ा बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है। यानी कि वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है। इसका अर्थ है कि, यानी कि अगर आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है। ऐसा क्यों? आखिर वो धनावेशित क्यों हो जाती है? तो इसका मतलब यह है कि कुछ इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये है, कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं। बी है, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं। सी है, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में आ जाते हैं तथा प्रोटॉन रेशम पर। और डी है, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। तो देखिए, जब आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। यानी कि छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं जो कि रेशम पर चले जाते हैं, इसलिए छड़ धनावेशित हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्न बलों में से कौन सा बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। यानी कि इन चारों बल में से ऐसा कौन सा बल है जो दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता। ऑप्शन नंबर ये है चुंबकीय बल, बी है गुरुत्वीय बल, सी है विद्युत बल, और डी है नाभिकीय बल। तो जो नाभिकीय बल होता है ये दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कुचालक, जिसे हम विद्युत रोधी भी कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी कुचालक माध्य का परावैद्युतांक के हो सकता है। यानी कि किसी कुचालक या विद्युत रोधी का परावैद्युतांक कितना होता है, ठीक है। ए है -3, बी है 0, सी है 0.7 और डी है 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6, ठीक है। किसी कुचालक या विद्युत रोधी का माध्य का परावैद्युतांक 6 हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए, फॉर्मूला थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इसे डिनोट करते हैं, E इक्वल टू फॉर्मूला होता है F अपान Q, ठीक है। तो F है बल का मात्रक न्यूटन, Q है आवेश का मात्रक कूलम। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ए है न्यूटन प्रति कूलम, बी है जूल प्रति कूलम, सी है वोल्ट मीटर, डी है न्यूटन प्रति मीटर। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। बताइए द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण को भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए क्या बताया था मैंने वहां पर, समझिए। मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, ठीक है। अब Q है आवेश का मात्रक कूलाम, L है लंबाई, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर इसका सही आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। बताइए इनमें से कौन सा अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है।
ए है H2O, बी है HCl, सी है O2, डी है NH3। यानी कि ये है जल, बी है हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सी है ऑक्सीजन, डी है अमोनिया, ठीक है। तो इसमें से जो ऑक्सीजन है इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। इन चारों में से जो ऑक्सीजन है इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। यानी कि विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था, यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, ठीक है, क्या बल आघूर्ण जो होता है उसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा पी ई साइन थीटा, तो यहां पर कौन सा सही होगा, देखिए ए है पी डॉट ई, बी है शून्य, सी है पी क्रॉस ई, डी है पी अपान ई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पी क्रॉस ई, यानी कि पी गुणे ई जो होगा ये सही आंसर होगा, ये बल आघूर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है, ठीक है। तो जो विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण टाउ होगा वो पी क्रॉस ई के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। बताइए इनमें से कौन सा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ए है वोल्ट प्रति मीटर, बी है न्यूटन प्रति कूलम, सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, डी है वोल्ट मीटर। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो 9 का सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से अगर हम गोले की केंद्र की ओर जाएं तो उसके विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आवेशित गोला है धातु का, ठीक है, उसके पृष्ठ से मान लीजिए, यहां पर मैं बना देता हूं, ये देखिए, मान लीजिए कोई आवेशित गोला है, ठीक है। अब इसके पृष्ठ से, जो इसका पृष्ठ है, इससे हम गोले की केंद्र की ओर जाएं, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है सर्वत्र शून्य रहता है, डी है उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वत्र शून्य रहता है। यानी कि अगर धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से हम गोले के केंद्र पर जाएं तब भी उसका विद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत विभव का मात्रक है। अब ये तो शायद आप लोगों को पता हो कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। ए है जूल प्रति कूलम, बी है जूल गुणे कूलम, सी है कूलम प्रति जूल, डी है न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि विद्युत विभव को हम बी से डिनोट करते हैं, बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू होता है। तो डब्ल्यू है कार्य, कार्य का मात्रक जूल, ठीक है, क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। तो बताइए विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। तो 11 का ये वाला ऑप्शन सही है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है, 1 ईवी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल, बी है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल, सी है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 31 जूल, और डी है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है, यहां समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रॉन के निकट एक और इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो निकाय की जो वो बॉडी है, ठीक है, उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए है घटती है, बी है बढ़ती है, सी है उतनी ही रहती है, और डी है शून्य हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाएंगे तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धारिता का मात्रक है। बताइए इनमें से कौन सा मात्रक धारिता का है। तो धारिता इक्वल टू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिंपल है, ठीक है। क्या बताया था मैंने, देखिए यहां पर, तो देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कूलाम, बी है एम्पियर, सी है वोल्ट, डी है कूलाम प्रति वोल्ट। तो देखिए धारिता को हम फी डिनोट करते हैं। सी इक्वल टू होता है क्यू अपान वी, क्यू अपान वी, ठीक है। अब क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है। बी है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट।
तो धारिता का मात्रक क्या होगा बताइए इनमें से? ऑप्शन नंबर डी, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिज्या a के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होती है। यानी कि कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है, तो उसकी धारिता कितनी होती है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? a है a अपान 4πε0 फैरड, b है 4πε0 a फैरड, c है 4πε0 अपान a फैरड, d है a फैरड। तो देखिए अगर कोई गोलीय चालक है, गोलीय चालक की जो त्रिज्या होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा? 4πε0 a। ठीक है, यानी कि त्रिज्या a के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता c इक्वल टू 4πε0 a होगा अगर वो गोलीय चालक है। जहां 4π आपको पता है, तो ऐसे ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, a है त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा बताइए? एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ए है विभव अनंत हो जाएगा, बी है आवेश अनंत हो जाएगा, सी है संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, डी है आवेश पूर्ण मान का दोगुना हो जाएगा। तो देखिए अगर आप एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक ही तार से जोड़ देंगे तो संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, यानी कि संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। एक संधारित्र है जो कि बैटरी से जुड़ा है, यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए, यानी कि संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं, इनके बीच हम क्या करें? एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दें, तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी? यानी कि इनमें से कौन सी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा? ए है आवेश, बी है विभवांतर, सी है धारिता, डी है ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर। ठीक है, अगर एक आवेशित संधारित्र बैटरी से अगर वो जुड़ा हो और उसकी प्लेटों के बीच हम परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दें तो विभवांतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि विभवांतर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है, यानी कि जो बैटरी से एक तार जोड़ा गया है, अगर मान लीजिए उसमें धारा बह रही है और उसके कारण वो गर्म हो जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? यानी कि इनमें से कौन सी राशि है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तार के गर्म होने पर भी? ए है अनुगमन वेग, बी है प्रतिरोधकता, सी है प्रतिरोध, डी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 18 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी अनुगमन वेग में भी परिवर्तन होगा, प्रतिरोध में भी परिवर्तन होगा और प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की विमा होती है, जो प्रतिरोध हमारा है R। ठीक है, R इक्वल टू वी अपान आई, इसकी विमा क्या होती है? तो V की विमा लिख दीजिए, I की विमा लिख दीजिए, प्रतिरोध की विमा निकल आएगी। A है ml2t-2 a-1, B है m2l3t-2 a⁻⁻1, C है ml2t⁻3 a⁻⁻2 और D है ml3t⁻3 a⁻⁻3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ml2t⁻3 a⁻⁻2। ये प्रतिरोध की विमा है, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। बताइए विशिष्ट प्रतिरोध जो रो होता है इसका मात्रक क्या होता है? तो रो इक्वल टू आर ए अपान एल, आर ए अपान एल। ठीक है, अब आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओम मीटर। तो ए है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बी है ओम इनवर्स मीटर, सी है ओम मीटर इनवर्स, डी है ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ओम मीटर। यहां पर ओम सेंटीमीटर भी लिखा आ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, वो मीटर का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक जो सिग्मा है, इसका मात्रक क्या होता है? ए है ओम मीटर, बी है ओम मीटर इनवर्स, सी है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, डी है ओम इनवर्स मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा क्यों? देखिए सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपान रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब रो का मात्रक मैंने ऊपर बताया ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, अब जब हम ओम मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो सिग्मा का मात्रक निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम मीटर, ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स। ठीक है, तो वही मैंने बताया, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का हम मात्रक लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। यानी कि कोई चालक है, उसकी प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है? ए है काट क्षेत्रफल पर, बी है ताप पर, सी है लंबाई पर, डी है किसी पर नहीं। तो देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल जो है वो निर्भर करता है इनमें से किसी पर नहीं। ना वो काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, न टेम्परेचर पर निर्भर करता है, न लेंथ पर निर्भर करता है, वो किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवमापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता है? बताइए, इनमें से कौन सी राशि है जिसको हम विभवमापी की सहायता से नहीं नाप सकते? ए है सेल का विद्युत वाहक बल, बी है धारा, सी है प्रतिरोध, डी है धारिता एवं स्वाप्रेरकत्व। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यानी कि विभवमापी की सहायता से हम धारिता एवं स्वाप्रेरकत्व को नहीं माप सकते, बाकी सबको माप सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि विभवमापी के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। यानी कि जो विभवमापी होता है उसके तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है? ए है कम, बी है अधिक, सी है नगण्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विभवमापी के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम। समझ में आया? तो ये आई होप कि आप लोगों को ये 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।